हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं जनरल साइंस रिलेटेड टू बीपीएससी टीआरई 4.2। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सीरीज में 30 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे, तो जिससे सीरीज बहुत लंबी होती जा रही है। तो मैंने डिसाइड किया कि अब हम 50 क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे एक साथ एक वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम एंड ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम। व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल लगभग 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। यह गुप्त वंश का प्रथम शासक था और जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इसमें ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। और इन्हें क्या था, महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त एंड ऑप्शन ई कोई नहीं है ऐसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। व्याख्या देख लेते हैं इसका। गुप्त वंश के 3 प्रमुख शासकों समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परंतु नालंदा ताम्रलेख के अनुसार परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से देखें तो क्या है कि इसमें समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय तीनों ने की थी। बट अगर हम नालंदा ताम्रलेख की बात करें तो उसके अनुसार समुद्रगुप्त ने धारण की थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया? तो चूंकि अगर ये नॉर्मल पूछता, ताम्रलेख का उल्लेख न करता, बस ये पूछता किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया, तो यहाँ फिर एक से अधिक आंसर हो जाते। लेकिन इसने नालंदा ताम्रलेख का मेंशन कर दिया नाम, तो इस वजह से हमारा समुद्रगुप्त ही आंसर होगा। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसके आगे देखते हैं व्याख्या। समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जो गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख है। तो अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट आ गया कि इसमें पूछ लेता है कि जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे वो कौन थे? तो हरिसेन आ जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। प्रयाग के प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के 9 शासकों का वर्णन किया गया है। तो इसमें काफ़ी पॉइंट्स आपको मिल गए याद करने के लिए, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक दो पॉइंट जो अभी ये देख लेते हैं हम, जैसे कि भारत का नेपोलियन पहला तो किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा? तो वो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। तो ये आप पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो अभी हमने देखा था कि इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9 और ऑप्शन ई कोई नहीं है एक्सेप्ट अधिक। तो अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? ए कालिदास, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी रवि कीर्ति, ऑप्शन डी शूद्रक, ऑप्शन ई कोई नहीं है इससे अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? ए मथुरा शिलालेख में, बी गिरनार अभिलेख में,
ऑप्शन सी एहोल अभिलेख में और ऑप्शन डी इलाहाबाद अभिलेख में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद अभिलेख। अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश और ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त वंश। व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में सर्वाधिक समय तक शासन गुप्त वंश ने किया था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके द्वारा 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन कराया गया। गुप्त वंश का शासन काल 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त 275 ईस्वी से 280 ईस्वी और अंतिम शासक विष्णुगुप्त 540 ईस्वी से 550 ईस्वी तक था। गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को उनके अभिलेख में दिनार कहा गया है। गुप्त शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर की उपज का 6वां भाग था। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आर.एस. शर्मा ने तर्क दिया कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में धन अर्थव्यवस्था का पतन दिखता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो आप ध्यान रखेंगे। पहला, जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था गुप्त वंश का, लेकिन जो पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज को उपाधि दी वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद अगर आप इसका शासनकाल याद रखना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं कि 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना गया है। और गुप्त शासकों के टाइम ही मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया गया। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी प्रतिहार युग, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सातवाहन युग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश और ऑप्शन डी प्रतिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि हम लोगों ने अभी व्याख्या में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए उपज का 4था भाग, ऑप्शन बी उपज का 6वां भाग, ऑप्शन सी उपज का 8वां भाग, ऑप्शन डी उपज का आधा भाग। तो अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपज का 6वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने तर्क दिया है कि गुप्त उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? ऑप्शन ए आर.एस. त्रिपाठी, ऑप्शन बी आर.एस. शर्मा, ऑप्शन सी राधा कुमार मुखर्जी, ऑप्शन डी डी.सी. सरकार एंड ऑप्शन ई हो जाएगा कोई नहीं है एक से आगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर.एस. शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में से किस नाम से अंकित हैं? ऑप्शन ए कारसापड़, ऑप्शन बी पड़, ऑप्शन सी शतमान, ऑप्शन डी दिनार। हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी सौमिल, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी शौन, ई इनमें से कोई नहीं है इससे अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। व्याख्या देख लेते हैं इसका। प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प में से संबंधित व्यक्ति गुप्त काल में चिकित्सा से संबंधित नहीं है। भारत में चिकित्सा से संबंधित दो महत्वपूर्ण व्यक्ति चरक और सुश्रुत थे और इन दोनों का संबंध मौर्योत्तर काल से है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह का प्रयोग गुप्त काल में उत्तर भारत के व्यापार के लिए किया जाता है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, यह आर्यभट्ट ने कहा है। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन
स्थापत्य का उदाहरण है। तो इसमें आप कुछ पॉइंट देख लेंगे, जैसे कि जो चिकित्सा के बारे में बात हो रही है, वो दो ही लोग महत्वपूर्ण हुए भारत में, चरक और सुश्रुत, और ये दोनों लोग कहाँ से थे? ये मौर्योत्तर काल से थे, तो इनका गुप्त काल से कोई संबंध नहीं था। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ही देखा गया दिया गया है, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? ऑप्शन ए उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, ऑप्शन बी खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन सी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, एंड ऑप्शन डी महाबलीपुरम का शोर तटवर्ती मंदिर। तो अभी हमने व्याख्यान पढ़ा था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी भड़ोस, ऑप्शन डी कैम्बे, ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी वराहमिहिर, एंड ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से। तो अभी हमने व्याख्यान पढ़ा था, हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। किस प्रकार के भूमि को अपृहत कहा जाता था? ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, ऑप्शन बी सिंचित भूमि, ऑप्शन सी घने जंगल वाली भूमि, ऑप्शन डी जोती हुई भूमि, ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से। अभी हमने व्याख्यान पढ़ा था, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त, एंड ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, के काल में भारत की यात्रा की थी। यद्यपि फायान ने अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन शासक के नाम का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसमें चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। संकों को पराजित करने के कारण इसे सकारी कहा जाता है। इससे इसे सोपारा, कांबे व भड़ौज बंदरगाह की प्राप्ति हुई। इसी के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मेहरौली लौह स्तंभ लेख का चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। तो इसमें दो तीन पॉइंट आप याद रखेंगे। पहला कि जो चीनी यात्री फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। दूसरा, इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और इन्होंने संकों को हराया था, तो इन्हें सकारी भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी वर्धन, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त, गुप्त काल के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य से, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त से, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय से, एंड ऑप्शन डी चंद्रप्रदाय से। तो अभी हमने व्याख्या पढ़ा था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। हमने व्याख्यान पढ़ा था। किस गुप्त शासकों ने शकों को पराजित किया, और किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके द्वारा तीन प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, कांबे और बड़ौज को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त,
ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्ति की? ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसा कि हमने व्याख्या में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा हुणों को पराजित किया गया। भीतरी अभिलेख गाजीपुर के 8वें श्लोक में हुणों के साथ युद्ध होने का उल्लेख मिलता है। हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो इसमें देख लेंगे कि कौन सी उपाधि स्कंदगुप्त को मिली? क्रमादित्य। ये हम ध्यान में रखेंगे। और ये जो हुणों के साथ युद्ध होने को लेकर वो कहाँ मिलता है? भीतरी अभिलेख के 8वें श्लोक में। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए विशाखदत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाण, ऑप्शन डी कल्ला। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाखदत्त। व्याख्या देख लेते हैं। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक लिखे हैं। कुमार संभव महाकाव्य की रचना कालिदास ने की। वाग्भट ने अष्टांग हृदय नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की है। बृहद संहिता पुस्तक के लेखक वराह मिहिर हैं। अमर सिंह के अमरकोश ग्रंथ में 12 प्रकार की भूमिका वर्णन मिलता है। तो इसमें आप 2-3 पॉइंट ध्यान रखेंगे जो बहुत पूछा जाता है। जैसा कि पहला तो यही है कि मुद्रा राक्षस कौन लिखा है, तो विशाखदत्त हो जाएंगे। और इन्होंने 2 लिखा है, एक मुद्रा राक्षस, दूसरा देवीचंद्र गुप्तम भी लिखा है। उसके बाद हम ध्यान रखेंगे बृहद संहिता कौन लिखा है, तो वराह मिहिर लिखे हैं। वाग्भट का हो जाएगा अष्टांग हृदयम। और अमर सिंह के अमरकोश ग्रंथ में 12 प्रकार की भूमिका वर्णन मिलता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और एक ये भी पॉइंट है, कुमार संभव महाकाव्य की रचना कालिदास ने की। ये पॉइंट सब ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी शूद्रक, डी विशाखदत्त। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखदत्त। अभी हमने व्याख्या पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए दंडी 10 कुमार चरित, बी विष्णु शर्मा पंचतंत्र, सी आर्यभट्ट बृहद संहिता, डी भास स्वप्नवास दत्ता, ई कोई नहीं है एक से। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट बृहद संहिता। ये बिल्कुल जोड़ा सही नहीं। इस क्वेश्चन चलते हैं। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमिका वर्णन किया गया है? ए 10, बी 12, सी 14, डी 6। तो अभी हमने देखा था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 प्रकार की भूमिका वर्णन है अमरकोश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी वाग्भट, सी चरक, डी धन्वंतरी, ई कोई नहीं है एक से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी कालिदास। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी कालिदास। हमने व्याख्यान देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ए बर्मा से, बी थाईलैंड से, सी कंबोडिया से, डी जावा सुमात्रा से। देखा इसका ऑप्शन नंबर डी सही, जावा सुमात्रा से। व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल के बाद बिहार के साथ ही
साथ समूचे भारतीय क्षेत्र ने व्यापारिक उद्देश्य से दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, जिसमें इंडोनेशिया में स्थित जावा और सुमात्रा द्वीपों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट कि जावा और सुमात्रा द्वीपों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि कहाँ के थे? इंडोनेशिया। पाल शासकों, विशेषकर देवपाल, जिसके साम्राज्य में बिहार का संपूर्ण भाग था, के काल में शैलेंद्र वंशी शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अनेक गांवों को दान में दिया। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने की। इस वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। तो इसमें 2-3 पॉइंट आप ध्यान में रख देंगे। पहला कि जावा और सुमात्रा तो आपने देख ही लिया, ये कहाँ से था? इंडोनेशिया से था। पाल शासकों, विशेषकर देवपाल, जिसके साम्राज्य पूरा बिहार था, के काल में शैलेंद्र वंशी शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अन्य गांवों को ध्यान दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नान्यदेव, ऑप्शन बी नरसिंह देव, ऑप्शन सी विजय, डी हरिदेव, ई कोई नहीं एक से अधिक। तो अभी आपने पढ़ा था, तो हो जाएगा ऑप्शन ए नान्यदेव। इस क्वेश्चन में चलते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ए हरि सिंह, बी राम सिंह, सी मती सिंह, डी श्याम सिंह, ये कोई नहीं है एक से अधिक। तो अभी हमने देखा था, इसका जगह ऑप्शन है हरि सिंह, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त। नालंदा बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई। चीनी यात्री वेनसांग लिखता है कि इसका संस्थापक सक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। सक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी सुप्रसिद्ध उपाधि महेंद्र दातीय थी। नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में नष्ट कर दिया। तो इसमें जो 2-3 पॉइंट हम देख लेंगे कि पहला कौन लिखा है इसके बारे में, तो चीनी यात्री वेनसांग ने लिखा है। कौन सा स्थापक था? सक्रादित्य। सक्रादित्य कौन था? ये थे कुमार गुप्त प्रथम। और ये भी देख लेंगे कि इसको नष्ट कौन किया, तो ये बख्तियार खिलजी किया था। कब किया था? 1202 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कुमार गुप्त, सी धर्मपाल, डी कुशगुप्त। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमार। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारक था? ए मुसलमान, बी कुषाण, सी सिथियंस, डी मुगल। हो जाएगा इसका, ये मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन विज्ञान। हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बौद्ध। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। वेनसांग की भारत में यात्रा के प्रति समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वेनसांग हर्षवर्धन के काल 606 से 647 ईस्वी में भारत आया। तत्कालीन समय में मथुरा सूती वस्त्र के उत्पादन का मुख्य केंद्र था, जबकि वाराणसी रेशम के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री वेनसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो इसमें 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पहला कि वेनसांग किसके समय में आया था, तो हर्षवर्धन के समय में आया था, और मथुरा में सूती वस्त्र और वाराणसी में रेशम वस्त्र प्रसिद्ध थे, ये ध्यान रखेंगे। और जो वेनसांग वो 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, ये भी याद रखेंगे, बहुत बार पूछ लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध, डी नालंदा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थानेश्वर राजधानी थी? ए परवर्ती गुप्तों की, बी मौर्यों की, सी पालों की, डी वर्धनों की। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
व्याख्या देख लेते हैं। थानेश्वर पुष्यभूति वंश वर्धनों से संबंधित हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। यह 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुष्यभूति वंश की राजधानी बनी थी। यह आधुनिक दिल्ली तथा प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगर के उत्तर में अंबाला एवं करनाल के मध्य स्थित था। हर्षवर्धन के काल में इसका महत्व बढ़ गया। वर्धन वंश का संस्थापना पुष्यभूति ने किया था। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। हर्षचरित की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने किया था। बाणभट्ट मूलतः प्रीतिकूट गांव के रहने वाले थे। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। पहला, थानेश्वर का तो पता चल गया। तो सबसे मेन चीज क्या रखनी है? पहला कि पुष्यभूति वंश की राजधानी कौन सी बनी थी? थानेश्वर बनी थी। उसके बाद ये कहा था आधुनिक दिल्ली तथा प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगर के उत्तर में अंबाला एवं करनाल के मध्य स्थित था। इसके हर्षवर्धन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वर्धन काल में, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। इन्हीं के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। और हर्षचरित की रचना किसने किया था? इनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने की थी। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कवि बाण निवासी था? ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, सी भोजपुर का, डी कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। यहाँ देख सकते हैं कि बाणभट्ट मूलतः प्रीतिकूट गांव का रहने वाला था, तो इसमें प्रीतिकूट नहीं है, कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त, डी परिमल गुप्त। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ए फायान, बी ह्वेनसांग, सी इत्सिंग, डी तारानाथ। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? ए पुष्यभूति, बी राजवर्धन, सी आदित्यवर्धन, डी प्रभाकर वर्धन। ये कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्यभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? ए 630 ईस्वी, बी 629 ईस्वी, सी 628 ईस्वी, डी 636 ईस्वी। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हिंद सॉन्ग के बारे में लिखा है, हमें लग रहा है ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हिंदी वर्णमाला में, तो इसको आप हिंद सॉन्ग में पढ़ेंगे। तो यहाँ व्याख्या में देख सकते हैं कि हिंद सॉन्ग कब आया था? 629 से 645 रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर 629 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहले कॉलम हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। फिर कॉलम में महेंद्र, कुमार देवी, प्रयाग शिलालेख, विक्रमादित्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं ए का 2 ये हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का आपका 4 हो जाएगा, एंड डी का 5 हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी से संबंधित हो गए, समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख से, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से, एंड कुमारगुप्त महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी राजतरंगी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजतरंगी। व्याख्या देख लेते हैं। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। यह संस्कृति साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। किरातार्जुनीयन पुस्तक के लेखक भारवी पल्लव काल के थे। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में सातवाहनों द्वारा जारी किए गए। तो ये आप कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या किसने जारी की? ऑप्शन ए सातवाहनों द्वारा, बी शकों द्वारा, सी कुषाणों द्वारा, डी मौर्यों द्वारा, ई कोई नहीं है एक्सेप्ट। और इन्होंने व्याख्या में पढ़ा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन ए भट्टी, बी शूद्रक, सी कालिदास, डी भारवी, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमने पढ़ा था व्याख्या में। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।